अब्बा के जाने के बाद माँ ने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। जब बेटी उन्हें रोकती तो माँ कहती कि वो यह सब उसके अच्छे भविष्य के लिए कर रही हैं। बेटी को अपनी माँ से नफरत होने लगी और वो हर दिन उनकी मौत की दुआ करती। एक दिन एक हादसे में माँ का इंतकाल हो गया। बेटी ने सोचा कि उस बदचलन औरत को बिना जनाजे की नमाज पढ़े कचरे के ढेर में दफनाएगी, लेकिन तभी एक करिश्मा हुआ जिसने उसे हैरान कर दिया। माँ की मैयत से एक तेज खुशबू आने लगी और तभी अचानक कुछ आर्मी के लोग घर में दाखिल हुए और माँ की मैयत को सैल्यूट किया। बेटी उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी जब उसके अब्बू का इंतकाल हुआ था। अब्बू की मैयत सामने पड़ी थी और माँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। सारा खानदान इकट्ठा हुआ और फिर अब्बू को लेकर चला गया। अब्बा के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। जो चाचा हमेशा प्यार करते थे अब उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। जब किसी ने मदद नहीं की तो अम्मी ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जाती और रात को वापस आती, इतनी थकी हुई कि उन्हें होश तक नहीं रहता था। जीवन में उन्होंने कभी इतना कठिन काम नहीं किया था। चाची मिलने आती तो अम्मी को हौसला देने की बजाय ताने मारती कि बुरे वक्त के लिए कुछ बनाया क्यों नहीं। अम्मी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन चाची चाचा से कह रही थी, पहले यह औरत अपने शौहर को खा गई, अब पता नहीं सारा दिन कहाँ गायब रहती है। चाचा ने कहा, हमें क्या लेना देना, वो जो चाहे करें, हमारा कोई मतलब नहीं है। अम्मी को बस यही फिक्र थी कि बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन चाची के तानों ने उनका जीना हराम कर दिया था। चाची कहती, अगर हम ना होते तो तुम सड़कों पर भीख मांगती, और अम्मी को तो उन्होंने बदचलन कहना शुरू कर दिया था। बेटी हमेशा चुप रहती क्योंकि माँ ने उससे कहा था कि वह कोई जवाब ना दे। अब बेटी 10वीं क्लास में थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे कुछ बदलाव महसूस हुआ। माँ जो सुबह से शाम तक काम करके बेटी की पढ़ाई और खाने पीने का खर्च मुश्किल से चला पाती थी, अब उनके पास बहुत पैसा आने लगा था। वह नए कपड़े, नए जूते और हल्का मेकअप करके जवान लड़की की तरह तैयार होने लगी। वो काम पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए जाती और फिर वापस आकर सारा दिन घर में खुद को संवारने में लगी रहती। जब बेटी पूछती तो माँ कहती कि ये नए कपड़े और जूते फैक्ट्री की मालकिन ने दिए हैं। एक दिन जब बेटी स्कूल से वापस आई तो घर में एक अमीर और मॉडर्न औरत बैठी थी जिसने बेहुदा लिबास पहना हुआ था। माँ उसके साथ हंसकर बातें कर रही थी। माँ ने कहा, यह बेगम साहिबा है नादिया, इनसे दुआ सलाम कर लो। माँ ने कभी किसी को इस नाम से नहीं बुलाया था। उस औरत ने बेटी को देखकर कहा, यही है तुम्हारी बेटी, बड़ी मासूम लगती है। बेटी ने दुआ सलाम करके अंदर चली गई। दरवाजा बंद करते हुए उसने सुना, काम की बात कर लेती हूँ, जैसा तय हुआ था वक्त पर आ जाया करो। काम की बात? कैसा काम? बेटी की उलझन गहरी होती जा रही थी। एक और शाम को अम्मी ने हाथ में मेहंदी लगा रखी थी। जब बेटी ने सवाल किया तो बोली, फैक्ट्री में किसी की शादी है, बस यूं ही लगा ली। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। पहली बार बेटी को लगा कि माँ खुद को देखने लगी हैं, जैसे कोई नई जिंदगी शुरू हो रही हो। एक छुट्टी वाले दिन अम्मी ने कहा, बेटा तुम जरा मोहल्ले से दही ले आओ, मैं नहा रही हूँ। जब बेटी वापस आई तो माँ आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। उनके बाल खुले थे और चेहरा मेकअप से चमक रहा था। अम्मी कहाँ जा रही हैं? बेटी ने पूछा। बस एक सहेली की बेटी का फंक्शन है। फंक्शन? मेरी माँ और फंक्शन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर एक दिन फैक्ट्री की एक औरत गली से गुजरी। उसने बेटी को देखा और पूछा, माँ कैसी हैं? अब तो फैक्ट्री भी कम ही आती है ना? बेटी ने कहा, जी ठीक है। औरत ने कहा, क्या अच्छा लगता है, अब कोई और काम शुरू कर लिया होगा। फैक्ट्री का माहौल उन जैसा कहाँ? बेटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके दिमाग में हर चीज एक अलग रूप लेने लगी थी। चाची ने भी एक दिन कह दिया, तुम्हारी माँ को तो अब हमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं। जेवर, कपड़े, सब कुछ अल्लाह खैर करे। बेटी अंदर ही अंदर परेशान थी। क्या अम्मी उससे कुछ छुपा रही हैं, या वाकई उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आ गया है? माँ की आदतों में धीरे धीरे वो सब बदलाव आ रहे थे जो पहले कभी नहीं देखे थे। महंगे दुपट्टे, सिल्की कपड़े, खुशबू और कभी कभार देर से आना। एक दिन माँ ने कहा, नादिया तुम अब बड़ी हो गई हो, कुछ बातें बड़ी उम्र में ही समझ आती हैं, बस मुझ पर भरोसा रखो। बेटी ने जवाब दिया, अम्मी मैं भरोसा करती हूँ, बस डर लगता है आप कहीं खो ना जाए। माँ ने उसकी पेशानी चूमी और कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बेटी जानती थी कि वो अब सिर्फ उसके साथ नहीं, किसी और के साथ भी जुड़ी हुई है। कोई राज, कोई व्यस्तता जो वो बता नहीं रही थी। उस दिन स्कूल से वापस आई तो गली के कोने पर हमेशा से ज्यादा शोर था। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची, समझती क्या है अपने आप को, यह शरीफों का मोहल्ला है, चाची की चीख थी। दरवाजा खुला तो सामने आंगन में चाची और माँ आमने सामने खड़ी थी। चाची की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और माँ के चेहरे पर हमेशा वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संयम था। मैंने क्या किया है? तुम्हें क्या मसला है मुझसे? माँ ने दबे लहजे में कहा। चाची फौरन पलटी। मसला? मसला ये है कि तुम अब मोहल्ले में बातें बनवाने लगी हो।
एक फैक्ट्री में काम करने वाली औरत के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? नए कपड़े, मेकअप, वो औरतें जो तुमसे मिलने आती हैं, ये सब क्या है? माँ ने अपनी चादर संभाली। मेरा जीना हराम कर दिया है तुमने। मैं तुम्हारे सहारे नहीं जी रही, अपने बल पर खड़ी हूँ। चाची की आवाज और बुलंद हो गई। अपने बल पर? कौन सा बल? जिस रास्ते पर चल रही हो ना, वो ना इज्जत का है ना गैरत का। बेटी कुछ लम्हों तक शांत रही, फिर पास जाकर बोली, चाची क्या हो रहा है? चाची ने बेटी की तरफ इशारा करके कहा, नादिया तुम जवान हो गई हो, आंखें खोलो। तुम्हारी माँ अब वो नहीं रही जो तुम समझती हो। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं, तुम्हारी माँ गंदी जगहों पर जाती है और यह सब चीजें वहाँ से आती हैं। माँ ने बेटी के सामने हाथ जोड़े। बस करो, नादिया के सामने मत बोलो। चाची पीछे हटी। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें लगता है यह मोहल्ला अंधा है? सब जानते हैं तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, और अब ये सब अपनी बेटी को भी सिखाओगी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चली गई। बेटी उनके पीछे गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब बेटी पलटी तो चाची वहीं खड़ी थी। वह सख्त लहजे में बोली, याद रखना नादिया, तुम्हारी माँ तुम्हें भी इसी राह पर लगा देगी। ये औरत अब नेक नहीं रही। शाम तक माँ कमरे से बाहर नहीं आई। बेटी ने कई बार दरवाजा खटखटाया, जवाब ना मिला। अगली सुबह जब स्कूल जाने लगी तो माँ ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, बेटा किसी की बातों पर कान मत धरो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। बेटी कुछ कह न सकी। दिल में सवाल थे मगर अल्फाज नहीं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मोहल्ले की औरतें अब उसे देखकर फुसफुसाती, कभी हंसती, कभी तरस भरी नजरों से देखती। एक दिन स्कूल से आते हुए रानी आंटी ने उसे बुलाया, नादिया बेटा तुम्हें कुछ कहना था। तुम्हारी अम्मी अच्छी औरत है, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है। उस रास्ते से बचो, वरना बहुत कुछ खो दोगी। बेटी ने नजरें झुका ली। आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आता, उन्होंने धीरे से कहा। कभी माँ का पीछा कर लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वह रात बेटी को नींद नहीं आई। माँ आकर उसके पास बैठी। तुम परेशान हो? बेटी ने सर हिलाया। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं अम्मी। माँ ने उसकी पेशानी चूमी। लोगों का काम है कहना, तुम बस अपने दिल की सुनो। लेकिन बेटी का दिल अब शोर मचाने लगा था। जो सवाल कभी दबे हुए थे अब चीखने लगे थे। चाची का इल्जाम, मोहल्ले की बातें और माँ की खामोशी, सब कुछ उलझता जा रहा था। एक शाम चाची ने उसे बुलाया। माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब बेटी रसोई में रोटियां पका रही थी तो चाची ने कहा, नादिया जरा मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। बेटी खामोशी से उनके साथ चली गई। छत पर ले जाकर कोने में बैठकर बोली, देखो बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। बेटी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी तरफ देखा। तुम अभी बच्ची हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है। तुम जिसे माँ समझ रही हो वो अब माँ नहीं रही, वो औरत बन चुकी है। चाची आप क्यों ऐसी बातें करती हैं? बेटी की आवाज में नाराजगी थी। चाची ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने लगी हूँ जो शायद तुम्हें कोई और ना बताए। तुम्हारी माँ कोठे पर जाती है, वो जो मोहल्ले के कोने पर बड़ा सा पुराना मकान है ना, वहीं। बेटी ने चौंक कर चाची की तरफ देखा। दिल जैसे जोर से धड़का। चाची ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रंगीन साड़ी, घुंघरू, पान की खुशबू, और वो सब लोग जिन्हें शरीफ लोग अपने घर में बैठने भी ना दें, वो सब तुम्हारी माँ के इर्द गिर्द होते हैं। आपको गलतफहमी हुई है चाची, बेटी ने कमजोर लहजे में कहा। चाची ने ठहाका लगाया। गलतफहमी? बेटा यह मोहल्ला अंधा नहीं, हर चीज देखी जाती है। तुम्हारी माँ फैक्ट्री नहीं जाती, वो तो अब दूसरा काम कर रही है। और तुम जानती हो वहाँ क्या काम होता है? बेटी ने नजरें झुका ली। चाची के अल्फाज जैसे हर तरफ गूंजने लगे। उसे लगा वह भारी हो जाएगी। एक औरत जब इज्जत की कमाई छोड़ दे और राह बदल ले तो उसकी चाल, उसकी बात, उसके कपड़े सब बदल जाते हैं। क्या तुमने नोट नहीं किया? तुम्हारी माँ पहले जैसी थी, अब कैसी है? बस चाची मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटी ने उठना चाहा तो चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा तुम मेरी भतीजी हो, इसलिए बता रही हूँ, वरना कल तुम भी इसी रास्ते पर चली गई तो क्या हम मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? तुम्हारी माँ ने अपने लिए जो किया वो ठीक या गलत खुदा जाने, लेकिन तुम अभी मासूम हो, तुम्हें बचाना हमारा फर्ज है। बेटी झटक कर नीचे उतर आई। दिल में तूफान मचा था, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा। वह रात खामोशी से कटी। अगले दिन स्कूल जाते वक्त गली में वही साड़ी वाली औरत दिखाई दी जो पहले माँ से मिलने आई थी। आज भी वह पान चबाते हुए, ऊंची एड़ी की चप्पल पहने गली के कोने पर खड़ी थी। उसने बेटी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अरे नादिया बीबी, तुम्हारी माँ आज नहीं आई? बेटी ने हकलाते हुए कहा। वो घर पर नहीं है। हो ना हो बता देना, धंधे पर गैर हाजिरी हो तो पैसे नहीं मिलते। वह औरत पलट गई। बेटी का दिल बैठ गया। चाची की बातें, अब ये औरत, सब एक जैसे इशारे दे रहे थे मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं। घर आकर माँ को देखा तो वह सब्जी काट रही थी। बेटी उनके पास जाकर बैठ गई। अम्मी वो औरत कौन थी जो अक्सर आपसे मिलने आती है? कौन? माँ ने बेनियाजी से पूछा। जो साड़ी में होती है, जिसके हाथ में हर वक्त पान होता है। माँ ने रुककर बेटी की तरफ देखा। बस एक जानने वाली है,
कुछ काम होता है आ जाती है। काम? कैसा काम अम्मी? माँ ने सर झुका लिया। बहुत सी बातें तुम्हारे समझने की नहीं है अभी। बेटी खामोश हो गई। कुछ भी साफ नहीं था, लेकिन गहराई में जैसे कुछ काला पानी बह रहा था। हर चीज टूटती जा रही थी। उसी शाम चाची ने फिर बात छेड़ दी। देख लेना बेटा, अब भी यकीन नहीं आया? वो औरत खुद आकर बता गई कि तुम्हारी माँ धंधे पर नहीं आई। यह क्या है? यह वही जगह है जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। शायद कोई गलतफहमी हो चाची, शायद अम्मी किसी और मकसद से जाती हो। और मकसद? उन जगहों पर सिर्फ एक ही मकसद से औरतें जाती हैं। तुम जैसी मासूम लड़कियां ही बाद में पछताती हैं। बेटी ने मुंह छुपा लिया। माँ के बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था, लेकिन दिल अब भी लड़ रहा था। दिल अब भी माँ के हक में फैसला करना चाहता था। एक दिन स्कूल से आकर बेटी किताबें रख रही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गली में आम सा शोर था, लेकिन उस दस्तक में एक अजनबियत थी। माँ घर पर नहीं थी। बेटी ने दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जो कभी कभार माँ से मिलने आया कर। आज उसकी हालत अलग थी। साड़ी गुलाबी रंग की, बाल गंदले और पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे जो चलते वक्त छनक की आवाज दे रहे थे। हाथ में पान की डिबिया थी, होंठ सुर्ख और आंखों में कटाक्ष था। उसने बेटी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर माथे पर बल डालकर बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? बेटी ने धीरे से कहा, वो घर पर नहीं है। औरत ने तंज भरी हंसी हंसी। आज फिर गैर हाजिर। यह तो काम का तरीका नहीं। जिसे वक्त पर ना आना हो उसे मैं एक कौड़ी नहीं देती। बेटी खामोश खड़ी रही। उसके पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बिना रुके बोलती गई, कह देना उससे, तमन्ना बाई कह गई है, आज के बाद छोटा मोटा काम तभी मिलेगा जब वक्त पर पहुंचेगी। और हाँ, ये कोई भलाई का इदारा नहीं। जिस दिन आई नहीं उस दिन पैसे भी गए। बेटी के दिल में कुछ कुचला। वह दरवाजा बंद करने लगी तो उसने एक नजर और डाली। बेटी है, मासूम लगती, खुदा करे माँ के कदमों पर ना जाए। दरवाजा बंद हुआ तो वह देर तक स्थिर खड़ी रही। आंगन में धूप का एक टुकड़ा पड़ा था और उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई थी। वो औरत, उसकी बातें, चाची की आवाजें, सब एक साथ घूमने लगे। कुछ लंबे बाद वह अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई। रसोई में सालन की खुशबू आ रही थी जो माँ ने सुबह जल्दी में बनाया था, मगर उसका दिल ना खाने को जा रहा था ना किसी से बात करने को। माँ शाम को वापस आई। उनकी चाल में हल्की सी थकान थी, मगर चेहरे पर जैसे कुछ कहने से परहेज हो। नादिया, कुछ खाया? उन्होंने पूछा। बेटी ने मना में सर हिला दिया। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? अम्मी, एक औरत आई थी, तमन्ना बाई। माँ के चेहरे पर जैसे कुछ पल को जम गया हो। वह अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए बोली, क्या कहा उसने? कहा आप धंधे पर नहीं आई, इसलिए वह एक कौड़ी नहीं देगी। माँ कुछ लंबे खामोश रहीं, फिर धीरे से बोली, वो औरत वैसी ही है, बात करने का सलीका नहीं, तुम दिल पर ना लो। बेटी ने उनकी आंखों में झांकने की कोशिश, मगर वो नजरें चुराने लगी। अम्मी, आप कहाँ जाती हैं? वो धंधा क्या होता है? माँ ने फौरन बेटी के कंधे पर हाथ रखा। यह तुम्हारे जानने की बातें नहीं है बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अब बात सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रही थी। यह बात बेटी की इज्जत, उसके विश्वास और उसके सवालों तक पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जब माँ रसोई में नाश्ता बना रही थी, बेटी चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी रही। वह फोन पर बात कर रही थी। हाँ, वक्त पर पहुंचूंगी। नहीं, नादिया को अभी कुछ नहीं पता, बस तमन्ना को समझाओ बच्चे के सामने वो बात ना करे। बेटी के पैरों तले से जमीन निकल गई। दिल में जो थोड़ी बहुत जगह माँ के बचाव के लिए बाकी थी वो भी हिलने लगी। उस दिन बेटी ने चाची से कुछ नहीं सुना, लेकिन उनके तेवर जैसे जीत की खुशी में बदले हुए थे। वो उसे देखकर बोली, अब तो खुद भी सुन लिया होगा, और कितना अंधी बनी रहेगी। बेटी ने जवाब देने की कोशिश की, चाची शायद कोई और बात हो। चाची हंसी, बात तो वही है जो हर कोठे वाले के इर्द गिर्द घूमती है। अब तुम्हारी माँ भी वैसी ही है। दिन गुजरते जा रहे थे। माँ के रूटीन में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं था, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ इशारा दे रहा था। कभी नए कपड़ों की थैली, कभी किसी अमीर औरत का फोन, कभी कुछ रकम जो फैक्ट्री की तनख्वाह से कहीं ज्यादा लगती। वह उस रात खिड़की से बाहर देखती रही जहाँ सड़क पर लाइट की पीली रोशनी गिरती थी। उसकी माँ कमरे में सोती रही और उसके जहन में सवालों की चीखें बढ़ती गईं। जो कुछ तमन्ना बाई ने कहा वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो उसकी दुनिया को चीर देने वाले तीर थे। और अब वह खुद उस गहरे धुंध में जा चुकी थी जहां सच्चाई के साए भी धोखा देने लगे थे। 2 दिन तक बेटी ने माँ से ज्यादा बात नहीं की, ना कुछ पूछा, ना उनकी तरफ ज्यादा देखा। वह जानना तो सब कुछ चाहती थी, लेकिन डर भी लगता था कि अगर जो सच वह सुनना नहीं चाहती वही निकल आया तो क्या होगा। लेकिन दिल में एक ही राह थी जो हर पल खींचती जा रही थी। तीसरे दिन शाम को माँ उसके लिए चूड़ियां लाई, नीले रंग की, वैसी ही जैसी बचपन में लाकर देती थी। तुम्हें पसंद आएंगी इसलिए ले आई। बेटी ने चूड़ियां हाथ में ली, कुछ देर देखती रही, फिर उनकी तरफ देखा। यह कहाँ से लाई? बाजार से। बाजार तो सब कुछ बेच देता है, क्या आप भी खुद को बेच देती हैं? माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। चूड़ियां उनके हाथ से गिर गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लफ्ज कहीं गुम हो गए थे। माँ, आप कहाँ जाती हैं? वो औरत कहती है आप धंधे पर जाती हैं। चाची कहती हैं
अब कोठे पर जाती है। मैं खुद हर रोज कुछ ना कुछ देखती हूँ, आखिर सच क्या है। माँ ने दीवार का सहारा लिया, जैसे खड़े रहने की ताकत ना बची हो। वो सर झुकाए खड़ी थी। खामोश क्यों है, जवाब क्यों नहीं देती, क्या सब सच है? माँ अब भी खामोश थी। बेटी ने वो चूड़ियां उनके कदमों में फेंक दी। यह नहीं चाहिए मुझे, आपका पैसा नहीं चाहिए। आपकी खामोशी गवाही दे रही है कि सब कुछ सच है। माँ ने धीरे से कहा, नादिया तुम नहीं समझोगी। आपने अगर यही सब करना था तो मुझे बचपन में ही मार देती, गला घोंट देती। यह कम से कम इस तमाशे से बेहतर होता जो अब हर रोज झेलती। माँ ने बेटी की तरफ देखा, आंखों में कुछ कहने की इल्तिजा थी, लेकिन वो बोली नहीं। बोलिए ना, क्या मैं झूठ सुन रही हूँ? क्या चाची झूठ बोल रही हैं? क्या वो औरत झूठ कहती है? माँ के होंठ हिले, लेकिन आवाज ना निकल सकी। शायद उनके पास बेटी के सवालों के जवाब नहीं थे, या शायद वह देना नहीं चाहती थी। बेटी भड़क गई। आप जैसी औरत को माँ कहना भी शर्म की बात है। माँ की आंखों से एक कतरा आंसू गिरा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह पलटकर कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात गए तक वह बाहर न आई। बेटी भी आंगन में खामोश बैठी रही। हर लम्हा गुजरता गया और उसके अंदर कुछ टूटता गया। सुबह फज्र के वक्त दरवाजे की आड़ से उसकी आंख खुली। माँ दरवाजा खोलकर चुपचाप बाहर निकल गई। उसने आवाज नहीं दी, बस उनके कदमों की आवाज को रुखसत होते सुना। उस दिन वह स्कूल नहीं गई। सारा दिन कमरे में बैठकर सोचती रही। दिल अजीब कशमकश में था। दोपहर को जब वह आंगन में निकली, माँ की चप्पलें दरवाजे के पास रखी थीं और उनके कमरे में कुरान खुला हुआ था, जैसे वह जाने से पहले कुछ देर उसके साथ बैठी हो। बेटी ने उनके बिस्तर पर हाथ फेरा। वह अब भी हल्का गर्म था। वह बैठ गई और वह सब याद करने लगी जो माँ ने उसके लिए किया था। उसके स्कूल की फीस, नए कपड़े, उसके लिए दिन रात काम करना। फिर जहन में वो मंजर आया जब उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या वाकई वो कुछ भी कर रही थी? शाम को जब वो वापस आई तो बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान और सवाल दोनों थे। कुछ खाया? बेटी ने मना में सर हिलाया। नहीं, खा लो, भूखी रहने से दिल नहीं भरता, सिर्फ मैदा खाली होता है। बेटी चुप रही। उनके चेहरे पर वही पुरानी नरमी थी, लेकिन अब वह उस नरमी के पीछे की हकीकत जानना चाहती थी। और आज नहीं, शायद कल, लेकिन सवाल का जवाब चाहिए था। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम मेरी बेटी हो नादिया, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी, लेकिन इतना याद रखना। बेटी ने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में वो लम्हा ठहर गया जब उसने उन्हें कहा था, मर जाती तो बेहतर था। वो अल्फाज अब उसके दिल पर बोझ बन चुके थे। कमरे में आकर उसने आईने में देखा तो खुद से नजरें नहीं मिला सकी। वह जानती थी कि वक्त आ गया है कि वह सच खुद तलाश कर। खामोशी अगर गुनाह है तो वह खुद गवाह बनना चाहती थी, और अगर वह बेगुनाह है तो वह खुद उनकी बेगुनाही का सबूत बनेगी। उस रात के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे एहसास हो गया था कि शक की आग में जलते रहने से बेहतर है कि सच का सामना किया जाए। अब वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि माँ कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, और उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अगले दिन माँ ने सुबह जल्दी नाश्ता बनाया और रसोई में उसे आवाज दी, नादिया रोटी गर्म कर लेना, मैं जरा काम से जा रही हूँ। बेटी ने चेहरे पर बेनियाजी लाते हुए सर हिलाया। जी। दरवाजा बंद होने की आहट सुनते ही उसने भी चुपके से अपना दुपट्टा लिया, जूते पहने और दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ गली से मुड़ चुकी थी, लेकिन उनके कदमों की रफ्तार का उसे अंदाजा था। वह फासले पर रहकर उनका पीछा करने लगी। वह मोहल्ले के आखिरी कोने से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गई। बेटी ने 2-3 बार खुद को दुकानों के पीछे और मोड़ों पर छुपाया ताकि वो उसे देख न ले। वो एक रिक्शे में बैठी और बेटी फौरन पास के रिक्शे में बैठकर पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में वे शहर के एक पुराने हिस्से में दाखिल हो गए। यहाँ गलियां तंग थीं, मकान खस्ता हाल थे, लेकिन कुछ इमारतों पर चमकते हुए बोर्ड और रंग बिरंगी रोशनियां साफ बता रही थीं कि यह कोई आम इलाका नहीं है। माँ रिक्शे से उतरकर एक गली की तरफ मुड़ी। बेटी थोड़ा पीछे रुकी और रिक्शे वाले को पैसे देकर तेजी से उनके पीछे हो ली। वह एक बड़े दरवाजे के पास जाकर रुकी थी, जिसके ऊपर लकड़ी का पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था। बेटी ने खुद को एक खंभे के पीछे छुपा लिया और वहीं खड़ी हो गई। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने साड़ी का पल्लू संवारा, बालों को ठीक किया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कुछ ही लम्हों में दरवाजा खुला और माँ अंदर चली गई। बेटी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो वह धीरे धीरे दरवाजे के करीब गई। सामने जो तख्ती लगी थी उस पर चमकती हुई सुनहरी तहरीर में लिखा था, सिर्फ अमीर जादों के लिए विभिन्न तितलियां उपलब्ध है। यह पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे जिस्म में खून की रफ्तार बढ़ गई हो। वह एक कदम पीछे हटी और दरवाजे की दीवार से लग गई। इतने में अंदर से संगीत की धीमी आवाजें आने लगी, जैसे किसी तकरीब की तैयारी हो। हंसी की आवाजें, घुंघरू की छनकार और कभी कभार मर्दों के ठहाके। ये वह सब कुछ था जिसे वह हमेशा गंदा, बदनाम
और शर्मनाक समझती आई थी। कुछ देर बाद एक नौजवान महंगे कपड़ों में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पीछे से एक औरत ने उसका स्वागत किया और फिर दरवाजा बंद हो गया। बेटी दीवार के साये में छुपकर सब देखती रही। बेटी दीवार के साये में छुपकर सब देखती रही। माँ अंदर मौजूद थी और वो जगह, वो तख्ती, वो माहौल, सब कुछ चाची की बातों की तस्दीक कर रहा था। मगर इसके बावजूद उसके दिल में एक दर्द बाकी था। क्या वाकई माँ वो सब कुछ कर रही थी जिसका उसे शक था, या कोई और सच्चाई भी छुपी थी जिसे वह नहीं जानती थी? इतने में एक ऑटो रिक्शा आकर रुका और उसमें से दो मर्द उतरे। एक ने सिगरेट जलाई और दूसरे ने अंदर की तरफ देखते हुए कहा, सुना है आज नया माल आया है, वही जिसका जिक्र तमन्ना बाई कर रही थी। बड़ी खास चीज है। कौन? वही जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले फैक्ट्री में काम करती थी। हाँ वही। कहते हैं बड़ी खास बन गई है अब। बेटी ने अपनी सांसें रोक ली। बात उसकी माँ के बारे में थी और अब ना सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि यहाँ के लोग भी उनके बारे में वही बातें कर रहे थे। वह फौरन वहाँ से हट गई, एक कोने में जाकर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल में कुछ भी साफ नहीं रहा था। आंखों के सामने वो तख्ती और माँ का अंदर जाना बार बार मंजर बनकर लौट रहा था। माँ तो वापस आ चुकी थी मगर बेटी का दिल अब भी बेचैन था। उस रात नींद उससे कोसों दूर थी। तख्ती की इबारत अब उसकी आंखों के अंदर नक्श हो चुकी थी। अब उसके लिए खामोशी का कोई बहाना बाकी नहीं रहा था। सच देख लिया था, अब सिर्फ सच्चाई का सामना बाकी था। अगले दिन उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। जो कुछ कल देखा उसने उसकी बर्दाश्त की हद को छू लिया था। मगर एक हिस्सा अब भी कह रहा था शायद अंदर कुछ और हो, शायद वह किसी मजबूरी के तहत गई हो, शायद कोई वजह हो। लेकिन अब उसे सिर्फ शायद से तसल्ली नहीं मिल रही थी। उसने फैसला किया था कि एक बार फिर खुद देखेगी और इस बार कुछ भी छुपा ना रहने देगी। माँ आज फिर सुबह सवेरे तैयार होकर गई। साड़ी, चूड़ियां, हल्की खुशबू और बालों में गजरा। वो खुद को हर मुमकिन हद तक संवार चुकी थी। मैं काम से जा रही हूँ, देर हो सकती है, तुम खाना खुद गर्म कर लेना। ठीक है जी, उसने खामोशी से जवाब दिया और उनके बाहर निकलते ही फौरन दुपट्टा लिया और पीछे पीछे निकल गई। वह वही रास्ता अपनाती गई जो कल देखा था। पुराना इलाका, वही गली, वही बड़ा सा दरवाजा। आज भी वहीं जाकर रुकी थी। वह एक दुकान के पीछे छुप गई और कुछ देर के लिए सब मंजर देखती रही। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और माँ अंदर दाखिल हो गई। वह दीवार के साये में छुपकर वहां बैठी रही। वक्त गुजरता गया और शाम की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। कुछ ही देर में दरवाजा फिर खुला। इस बार माँ बाहर आई। उनके साथ दो मर्द भी थे। दोनों कीमती लिबास में, घड़ी ब्रांडेड, चश्मा और अंदाज से साफ पता चल रहा था कि यह वो अमीरजादे हैं जिनके लिए उस कोठे की तख्ती पर लिखा गया था। बेटी दीवार की ओर से झांक रही थी। माँ उन दोनों से बात कर रही थी जैसे पुरानी जान पहचान हो। उनमें से एक ने हंसते हुए कुछ कहा तो माँ ने भी हल्के अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, बस कल वाली मालूमात काफी थी, अब आगे का बंदोबस्त तुम करो, फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। तुम तो जानती हो हम तुम पर एतमाद करते हैं, एतमाद ही तो सब कुछ है, माँ ने कहा और हाथ के इशारे से कुछ समझाया। बेटी ने आंखें बंद कर ली। उसकी माँ दो मर्दों के साथ एक ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहाँ इज्जत नहीं, कीमत लगती। उनके लबों पर मुस्कुराहट और अंदाज में जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो। वह एक झटके से पलटी और वहाँ से तेजी से वापस निकल आई। रास्ते में उसके कदम कांप रहे थे। वह कुछ भी सोचने के काबिल नहीं थी। दिल जैसे एक साथ सैकड़ों टुकड़ों में चूर हो रहा था। वह हर लम्हे यह दुआ कर रही थी कि काश जो उसने देखा वो ख्वाब होता या कोई गलतफहमी। लेकिन सब कुछ इतना साफ था कि झुठलाना मुमकिन नहीं रहा था। घर वापस पहुंची तो दरवाजा बंद किया और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। माँ की आवाजें, वो मंजर, वो दो मर्द, सब जहन में चक्कर काट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी जब दरवाजा खुला और माँ वापस आई। उनके कदम हल्के थे जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। रसोई में जाकर कुछ बर्तनों की आवाजें आईं। फिर उनकी आवाज सुनाई दी, नादिया खाना खा लिया? उसने कोई जवाब ना दिया। चंद लम्हों बाद वो दरवाजे पर आई। नादिया मुझे नहीं खाना। क्यों बेटा? बस दिल नहीं चाह रहा। वह खामोश हो गई। शायद उसके लहजे में कुछ था जो वो समझ गई थी। फिर वो धीरे से रसोई वापस चली गई। उसके दिल में अब एक खालीपन पैदा हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन देखना पड़ेगा जब वह खुद अपनी माँ को ऐसे हालात में देखेगी। जिस औरत ने उसे पाला पोसा वो उसे किसी और रूप में नजर आ रही थी और उस रूप को समझना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। अगले दिन वह स्कूल नहीं गई। ना दिल था ना हौसला। आंगन में धूप बिछी हुई थी और वह ठंडी जमीन पर बैठी अपने जहन में बार बार वही मंजर दोहरा रही थी। माँ का कोठे के सामने होना, दो अमीरजादों के साथ खड़े होकर बातें करना, सब कुछ जैसे उसके विश्वास पर आखिरी चोट लगा चुका था। माँ रसोई में चुपचाप नाश्ता बना रही थी। कभी कभी बर्तनों की आवाज आती, लेकिन घर में एक बेनाम सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसने उनकी तरफ देखे बिना कहा,
आज आपकी दी हुई चीजों में से कुछ भी नहीं खाऊंगी। वह चौंकी, कुछ देर के लिए हाथ रोक दी, फिर धीरे से बोली, नादिया कुछ तो खा लो, भूखी मत रहो। मुझे आपकी कमाई की कोई चीज नहीं चाहिए, ना खाना, ना कपड़े, ना वो स्कूल की फीस जिसे ना जाने अब कहां से लाई। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस बर्तनों की आवाज दोबारा शुरू हो गई। बेटी ने कुर्सी पीछे की और गुस्से से उठ खड़ी हुई। आपने जो करना था कर लिया, अब मेरे लिए बस इतना करें कि मेरे करीब ना आए। वह उसकी तरफ पलटी, आंखों में नमी थी लेकिन जुबान पर खामोशी। मैं तुम्हारी माँ हूँ नादिया। माँ वो होती है जो अपनी औलाद को इज्जत देती है, शर्मिंदगी नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ जो दूसरों के कदमों में बैठती। वो एक कदम आगे बढ़ी लेकिन बेटी पीछे हट गई। बस अब मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माँ की पलकों पर आंसू लहराने लगे मगर उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। शायद वो जान गई थी अब कुछ कहना बेकार है। दोपहर को बेटी ने अपने कपड़े किताबें समेटकर एक थैले में रख ली। चाची के कमरे के बाहर जाकर कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। चाची ने ताज्जुब से देखा, क्यों? माँ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। चाची खामोशी से अंदर गई, फिर पलट कर आई। ठीक है, मेरे कमरे में जगह है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बेटी ने सर हिला दिया। शाम तक माँ ने कुछ नहीं पूछा, ना रोका, ना ही पास आई। उन्होंने बस एक नजर डाली जैसे सब कुछ जानती हो और कमरे में वापस चली गई। अगली सुबह बेटी ने स्कूल का यूनिफॉर्म खुद धोया, नाश्ता खुद बनाया और दरवाजे से निकलते वक्त पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चाची के साथ रहना आसान नहीं था मगर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मोहल्ले में लोग अब भी खुसर पुसर करते लेकिन अब बेटी उन्हें नजरअंदाज करना सीख चुकी थी। माँ दिन भर खामोश रहती, उनकी आंखों में एक थकान रहने लगी थी लेकिन वह अब उसके लिए अजनबी हो चुकी थी। जब कभी आंगन में सामना होता वो उसे रोकने की कोशिश करती, बेटा थोड़ा वक्त दो, सब समझ आ जाएगा, अब कुछ नहीं समझना मुझे, अपनी माँ खो चुकी हूँ और जो आप हैं उनका मुझसे ताल्लुक नहीं। एक रात बेटी देर से घर आई थी, वह आंगन में बैठी थी। माँ ने पूछा, खाना खाया? क्या आपका ख्याल है मैं आपकी कमाई से खाऊंगी? यह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ नादिया। उनकी आवाज भारी हो गई। अगर मेरे लिए यह सब कुछ किया तो फिर तो आपको बहुत पहले ही मुझे मार देना चाहिए था। माँ की आंखों से एक कतरा गिरा और जमीन पर टपक गया। उन्होंने कुछ और कहना चाहा, फिर चुप हो गई। चाची ने दूसरे दिन तंज भरे अंदाज में कहा, आखिरकार तुम्हें अक्ल आ गई। हम कब से कह रहे थे तुम्हारी माँ वो नहीं जो नजर आती है। बेटी ने कुछ नहीं कहा। अब ना किसी की हिमायत चाहिए थी ना सफाई। वह अपनी माँ से हर ताल्लुक काट चुकी थी। एक दिन माँ ने खामोशी से उसका यूनिफॉर्म धोकर आंगन में सुखा दिया। उसने उसे वापस ले जाकर उनके दरवाजे के बाहर रख दिया। साथ एक कागज पर लिखा, मेहरबानी करके मेरे कपड़े ना छू। पढ़ने के बाद माँ ने वो कागज मोड़कर अपनी जेब में रखा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात बारिश हुई, कमरे की छत से पानी टपक रहा था। बेटी जागी और देखा माँ छत पर छड़ी हुई थी, चादर में भीगी हुई, बस एक सुराख बंद कर रही थी। वह उसे भीगने से बचा रही थी। वह चुपचाप खिड़की से उन्हें देखती रही मगर दरवाजा नहीं खोला। उसके दिल में तूफान था लेकिन जुबान खामोश थी। वह कुछ कहना चाहती थी मगर उसके अल्फाज पहले ही दरार डाल चुके थे। अब उनके बीच सिर्फ खामोशी बाकी रह गई थी और उस खामोशी में माँ की आंखों के आंसू और बेटी का टूटा हुआ रिश्ता दोनों बह रहे थे। माँ के साथ रिश्ता तो बेटी ने पहले ही तोड़ दिया था लेकिन वह घर में मौजूद थी, अपने कमरे में चुपचाप। रोज सुबह जाती, शाम को वापस आती और खामोशी से दीवारों से बातें करती। जब बेटी आंगन से गुजरते हुए उनकी झलक देखती तो नजरें फेर लेती। वह भी शायद अब समझ गई थी कि उसके दिल में उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। फिर एक दिन वह हमेशा की तरह सुबह जल्दी निकली लेकिन रात गए तक वापस न आई। पहले तो बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाची ने कहा, आवारा लोगों के लिए रात दिन का क्या फर्क, चली गई होगी कहीं किसी और के घर। बेटी ने सर हिलाया जैसे उनकी गैर मौजूदगी उसके लिए ना अहम थी ना गैर मामूली। अगला दिन भी गुजर गया, वो नहीं आई। चाची ने एक बार फिर कहा, अगर 2 दिन में ना आई तो पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। बेटी ने जवाब दिया, जिसकी जिंदगी का पता ना हो उसकी गुमशुदगी का क्या पता चलेगा। तीसरा दिन आया, ना फोन ना कोई पैगाम, ना ही मोहल्ले की किसी औरत ने उन्हें कहीं देखा। चाची ने कुछ गली के लड़कों को भेजा कि पता करे, शायद वही पुराना कोठा हो या वो औरत जिसका नाम तमन्ना बाई है वहाँ कुछ सुराग हो। चौथे दिन सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी ने दरवाजा खोला तो सामने 2 अजनबी खड़े थे। एक के हाथ में फाइल थी, दूसरे ने पुलिस का बैज पहना हुआ था। आपका नाम नादिया है? जी। आपकी वालिदा का नाम शगुफ्ता? उन्होंने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर धीरे से कहा, हमें अफसोस है कि आपकी वालिदा एक हादसे में जान से चली गई है। बेटी के अंदर कुछ भी हरकत ना कर सकी। जैसी खबर ना दिल को छुई ना जहन को। वह दरवाजे से हटकर एक तरफ हो गई। चाची करीब आ गई। क्या हुआ? पुलिस वाले ने जवाब दिया, रात शहर के पुराने इलाके में एक इमारत में धमाका हुआ, आपकी वालिदा वहीं मौजूद थी। चाची ने फौरन कहा, तो वह किसी धंधे में ही मरी है। हमें पहले ही शक था।
पुलिस वाले ने चंद रस्मी सवालात किए, शिनाख्त के लिए एक फॉर्म दिया और कहा, मैयत को अस्पताल में रखा गया है, आप लोग शिनाख्त कर लें ताकि दफन का बंदोबस्त हो सके। बेटी खामोश रही, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। चाची ने उसका बाजू थामा, चलो अब ये जिम्मेदारी भी पूरी करो, जो भी थी माँ थी तुम्हारी। अस्पताल के मुर्दा घर में सफेद चादर में लिपटी लाश रखी थी। एक लम्हे को उसे सांस रोकनी पड़ी। वही चेहरा, वही झुर्रियां, वही हाथ जिन्होंने बचपन में उसका हाथ थामा था, अब बेजान थे। चाची ने कान में कहा, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर कुछ नहीं हिल रहा था, जैसे दिल और दिमाग दोनों बंद हो चुके हों। माँ की मैयत आंगन में रखी थी, सफेद कफन में लिपटा वजूद बिल्कुल खामोश। लेकिन इस खामोशी में अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई लंबी जंग जीतकर वापस आया हो। मोहल्ले की औरतें इर्द गिर्द बैठी थीं, कुछ अफसोस कर रही थीं, लेकिन कुछ बस देख रही थी। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो खुशबू थी, एक हल्की मगर खास खुशबू। ऐसी खुशबू जो आम इत्र से अलग थी, ना ज्यादा तेज ना मामूली, बस एक अजीब सा एहसास लिए हुए जो दूर तक फैल रही थी। राबिया खालन ने फुसफुसाया, मैंने तो ऐसी खुशबू कभी किसी के जनाजे से नहीं सूंघी। मिसेज नईमा, जो हमेशा बात बात पर ताने मारती थीं, आज खामोश थी। उन्होंने धीरे से कहा, पता नहीं हमने इस औरत के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो रब खुद गवाही दे रहा है। चाची का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बार बार बेटी की तरफ देख रही थी, जैसे पूछना चाहती हो कि यह सब क्या हो रहा है। बेटी ने नजरें नीची रखी, क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। दोपहर तक आंगन में और लोग जमा हो गए, कुछ जानने वाले, कुछ मोहल्लेदार और कुछ वो जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके लिबास, अंदाज और रवैये साफ बता रहे थे कि वे आम लोग नहीं हैं। फिर गली के मोड़ पर अचानक गाड़ियों का एक काफिला आया। फौजी गाड़ियां, झंडे और यूनिफॉर्म में लोग। वे तेजी से घर के दरवाजे तक पहुंचे और उतरकर आंगन में आ गए। उनकी आमद पर सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, यह क्या माजरा है, फौजी यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन अगला मंजर सबको और ज्यादा हैरत में डाल गया। एक अफसर आगे बढ़ा, मैयत के करीब आया और बकायदा सैल्यूट किया। उसके पीछे खड़े बाकी लोगों ने भी एक साथ सैल्यूट किया। आंगन में पूरी तरह खामोशी छा गई। बेटी स्थिर खड़ी थी, चाची का हाथ उसके बाजू पर आकर टिक गया। वो खुद को सहारा दे रही थी। किसी ने कहा, क्या यह वही शगुफ्ता है, नादिया की माँ? अफसर ने कुछ लम्हे इंतजार किया, फिर बेटी से बात की, क्या आप नादिया हैं? जी, हम आपकी वालिदा के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें। बेटी ने सर हिलाया। अफसर ने सांस ली, फिर सबके सामने बोलना शुरू किया। शगुफ्ता बीबी हमारी खुफिया एजेंसी में काम करती थी। उनका मिशन बेहद नाजुक था। वो एक ऐसे नेटवर्क के अंदर काम कर रही थी जो मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा था। इस मिशन के दौरान वो कई बार अपनी जान खतरे में डाल चुकी थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अफसर ने बात जारी रखी, उनकी शिनाख्त हमेशा छुपी रही, यहाँ तक कि उनके अपने करीबी भी उनकी हकीकत से नावाकिफ थे। लेकिन जो कुर्बानी उन्होंने दी वो भूली नहीं जा सकती। कल रात के हादसे में उन्होंने अपनी जान देकर कई और जानें बचाईं। चाची के मुंह से बेख्तियार निकला, अल्लाह, हमने तो समझा। अफसर ने बात काटते हुए कहा, हम जानते हैं कि उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, मगर जो कुछ वो कर रही थी वो वतन के लिए था। हमें फक्र है कि वो हमारे साथ थी। आंगन में कुछ आंखें नम हो गईं। मोहल्ले के बुजुर्ग जिन्होंने कभी माँ को सलाम ना किया, आज खामोशी से सर झुकाए खड़े थे। अफसर ने बेटी से कहा, आपकी वालिदा ने आपके लिए खत छोड़ा था जो हमें आप तक पहुंचाना था। बेटी ने खत थामा, हाथ कांप रहे थे। फौजी कुछ देर बाद खामोशी से वापस चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो शांति छा गई वो आम नहीं थी। जैसे सबके जहन में सवाल अब जवाब में बदल चुके थे। चाची बेटी के करीब आई, नादिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सोचा, लेकिन सच तो कुछ और था। बेटी ने धीरे से कहा, सच को समझने के लिए हमने जो कीमत दी है वो बहुत बड़ी है। शाम तक माँ की दफन की तैयारी पूरी हुई। मोहल्ले की औरतें खुद कफन दफन के इंतजाम में हाथ बटाने लगी। जो कभी माँ की बात करने से कतराती थीं, आज उनके लिए दुआएं मांग रही। कब्रिस्तान में जब माँ को दफनाया जा रहा था तो इमाम मस्जिद ने कहा, अल्लाह, जिन्हें शहादत का दर्जा देता है वो लोग वाकई खास होते हैं। बेटी कब्र पर मिट्टी डाल रही थी और जहन में वो सब लम्हे घूम रहे थे जब उसने माँ पर शक किया, उनसे नफरत की, उनकी खामोशी को गुनाह समझा। खुशबू अब भी हवा में थी और वह जान चुकी थी कि उसकी माँ न सिर्फ एक महान औरत थी, बल्कि वो उससे बढ़कर अपने रब और वतन से वफादार थी। ये वो लम्हा था जब उसे पहली बार उनकी खामोशी समझ आई और वह चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर सकी। दफन के बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी खत्म ना हुई। मोहल्ले वाले अब उसके साथ नरम हो चुके थे। चाची भी अब कुछ नहीं कहती थी, बल्कि कई बार अफसोस से सर झुकाकर सिर्फ इतना कहती, हमें सच जानने में देर हो गई। वह रोज कब्र पर जाती, वहां बैठती, लेकिन कुछ बोल ना पाती। माँ की खामोशी अब उसके अंदर बोलती। जिन्हें वह झूठ, गुनाह या फरेब समझती थी,
वह सब कुछ अब एक कुर्बानी बन चुका था, लेकिन अब भी उसके दिल में कई सवाल बाकी थे। एक दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जिसे वह हमेशा साड़ी, चूड़ियों और घुंघरू के साथ देखती आई थी, तमन्ना बाई। वो अब सादा लिबास में थी, बाल बंधे हुए और चेहरे पर संजीदगी थी। मैं शगुफ्ता के बारे में बात करने आई हूँ, तुम्हें सब सच जानना चाहिए। बेटी पीछे हटी और उन्हें अंदर आने दिया। वे आंगन में आकर बैठ गए। वो काफी देर तक खामोश रहीं, फिर बोलना शुरू किया। तुम जिस माँ को बदनाम समझती रही, वो तुम्हारे साथ भी और खुद के साथ भी सच्चाई का निर्वाह करती रही। शगुफ्ता ने जो किया वो सब तुम्हारे इस वतन के लिए किया। वो मेरे कोठे में नाचने बिकने नहीं आती थी, वह आती थी राज इकट्ठा करने, उन मर्दों से जो जाहिर में अमीर थे लेकिन असल में मुल्क के दुश्मन थे। बेटी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? तुम्हारी माँ खुफिया एजेंसी में काम करती थी। उसने हमारे इदारे के कहने पर एक आम औरत का रूप धरा। फैक्ट्री, गरीबी, मोहल्ले की नजरों में बेइज्जती, सब कुछ सिर्फ एक पर्दा था। वो कोठे पर जाती थी ताकि दुश्मनों के मंसूबे सुन सके, उनसे बात निकलवा सके। तुम समझती थी वो खुद को बेचने जाती है, लेकिन वह सब कुछ अपने वतन को महफूज रखने के लिए करती थी। बेटी के आंसू आंखों से बहने लगे। और जो रकम तुम्हें देती थी वो सरकार की तरफ से थी। हर महीना उसकी खिदमात का सिला उसे मिलता था। लेकिन वो सब जिन्हें मैंने देखा, वो मर्द, वो सब निशाने पर थे। तुम्हारी माँ ने कई बड़े नामों के राज अफसरान तक पहुँचाए। उन्हीं की बदौलत मुल्क के लिए किए जाने वाले नुकसानदेह काम नाकाम हुए। और वो आखिरी मिशन जिसमें वह जान से गई, वो भी उसकी ड्यूटी का हिस्सा था। बेटी ने नजरें झुका ली। और मैंने क्या किया? तुम उसकी बेटी थी। वो तुम्हें हर चीज से दूर रखना चाहती थी ताकि तुम महफूज रहो। वो 5 वक्त की नमाजी थी, रोज कुरान पढ़ती थी और हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती थी। बेटी टूट चुकी थी, अब उसके पास कोई सवाल न था, सिर्फ पछतावा था। मैंने उनसे नफरत की, इल्जाम लगाए, ताल्लुक तोड़ा, और इस सब के बावजूद वो तुमसे मोहब्बत करती रही। तुम उसकी आखिरी फिक्र थी। तमन्ना बाई खामोश हो गई। कुछ देर बाद वह उठी और जाने लगी। दरवाजे से पहले रुक कर बोली, तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो उस कब्र पर जाकर मांगो जहाँ वो आराम कर रही है। वो आज भी तुम्हें देख रही हैं। बेटी ने सर हिलाया। उसी शाम वह फूल खरीदकर कब्रिस्तान गई। कब्र के पास बैठकर वह फूल बिखेरने लगी। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। मैंने वो सब कुछ कहा जो एक बेटी को नहीं कहना चाहिए था। कब्र पर हाथ रखा तो मिट्टी की ठंडक अंदर उतर गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। आपको जो करना था आपने किया, और जो मुझे करना था मैंने नहीं किया। मैंने बस सुना, परखा नहीं। माँ, मैं आपकी शहादत पर फक्र करती हूँ, लेकिन अपनी सोच पर शर्मिंदा हूँ। आसमान से हल्की हल्की बारिश होने लगी। शायद उसकी माँ की कब्र भी वो आंसू सुन रही थी जो उसने बरसों रोक रखे थे। वह बहुत देर तक वहाँ बैठी रही। सूरज डूब गया, लेकिन वह अपनी माँ की कब्र से नजरें ना हटा सकी। अब हर दिन वह वहाँ आती है, फूल लाती है और दिल की बातें करती है, और हर बार दिल से बस एक ही आवाज आती है, माँ, मैं अब जान चुकी हूँ, आप जैसी थी वैसी कोई नहीं थी।